Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So let's continue this chapter, biotechnology principles and processes. Chapter number 11th, class 12th, biology subject, CBSE second term syllabus. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बेटा? टूल्स स्टार्ट किए थे. हमने क्या स्टार्ट कर दिए थे? जो टूल्स हैं आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी टूल्स आपके यूज़ हो रहे हैं उनकी बात हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें आपके मैंने 3 टूल्स की बात बताई थी. कौन से टूल्स थे बेटा? एंजाइम्स, आपके वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसमें हमने एंजाइम्स में काफ़ी सारे एंजाइम्स की बात कही थी, जैसे आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम, देन किसकी बात की थी बेटा? टर्मिनल ट्रांसफरेज, then alkaline phosphatase, and the last one was polynucleotide kinase, nucleotide kinase. इन एंजाइम्स की बात हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में किसकी बात कर ली बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात कर ली है हमने. इसके आगे बढ़ने से पहले बेटा हम एक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो यहीं पर पढ़ना है हमने. बाद में सिर्फ उसका जिक्र करेंगे जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है, देखो नाम से पहले हमने करना क्या है. हमने डीएनए था मेरा क्या था? डीएनए था. ठीक है, मेरा सैंपल में डीएनए था, मैंने उसको कट किया. ठीक है, कट कर दिया, रहा तो मेरे सैंपल में ही. अब मुझे क्या है, क्योंकि मैंने कट इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये पोर्शन चाहिए. ठीक है, तो इस पोर्शन को मुझे इस पूरे सैंपल में से मुझे सेपरेट आउट करना होगा, राइट. मतलब कि इस डीएनए फ्रेगमेंट को मुझे निकालना होगा. ठीक है, इसके लिए इस जो ये प्रोसेस है, सैंपल में से आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ fragments of DNA. और ये फ्रेगमेंट्स बने कैसे हैं बेटा? आफ्टर ट्रीटिंग विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करके हमने इनको जो काटा है, जो डाइजेस्ट किया है डीएनए को, हमने अब उसको सेपरेट करना है. ठीक है, अब ये जो सेपरेशन की टेक्निक है बेटा, ठीक है, here we have a technique for separating these DNA fragments which is called as gel electrophoresis. क्या है बेटा? gel electrophoresis. मुझे पहले अपना जो फ्रेगमेंट्स है उसको अलग करना होगा, जिससे कि जो मेरे डिज़ायर्ड जीन है और मेरा जो वेक्टर है प्लाज्मिड, उसको मैं जोड़ सकूं. तो पहले मुझे अलग तो करना होगा ना सैंपल में से. तो बस उसी के लिए हम लोग ये प्रोसेस करेंगे और उसी के बारे में हम अभी आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा क्या होता है. ठीक है, समझ में आया आज टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक को? हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो टुडेज लेक्चर is based on this technique, gel electrophoresis. ठीक है, this is our topic, today's topic. अब देखो बेटा, टेक्निक है किसका, क्या करने के? सेपरेट करने का डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक इस टेक्निक के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल क्या करने वाले हैं? तो बेटा हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट का, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट. ठीक है, जो एक प्लास्टिक की ट्रे टाइप है,
है ना। प्लास्टिक की ट्रे टाइप है। अब वो ट्रे में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपको जाननी है वो देखते हैं हम, और किन बेसिस पे ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में देख लें, है ना। यूनिट कैसी होती है बेटा, एक आपका ना ट्रे है, सपोज क्या है बेटा, ट्रे है आपकी एक, ठीक है, ट्रे हो गई है। अब मैं 3D बनाऊंगी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, 3D बनाना नहीं चाह रही हूँ, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाए इस वजह से। देखते हैं, ठीक है। कास्टिंग ट्रे है आपकी, उसमें आपके बीच में बेटा, है ना, बीच में क्या होता है, इस तरह से कास्टिंग, ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरी ट्रे है, यूनिट है, जिसके बीच में कास्टिंग ट्रे होती है आपकी। ये देखो, अब मैं जो बना रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बेटा सबका डिज़ाइन ऐसी होता है ना, सब अलग अलग हैं। तो कास्टिंग ट्रे बीच में इस तरह से रखी होती है, और यहाँ आपके पूरा में भी आपका एक बॉक्स होता है, ठीक है। इस बॉक्स में क्या होता है आपका, ये थोड़ा गहरा होता है, ये थोड़ा ऊपर होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जेल को कास्ट करेंगे, जेल को कास्ट करेंगे। तो ये क्या होती है हमारी कास्टिंग ट्रे, कास्टिंग ट्रे होती है, ठीक है। ये अलग भी होती है किसी किसी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में, ये यहीं पर आपकी प्लेस्ड, मतलब जुड़ी हुई यहीं पर होती है, ठीक है। ये ट्रे हो गई मेरी, ठीक है, जिसमें मेरा जेल मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में इलेक्ट्रोड होंगे। जो ये यूनिट है, ये जो बेटा टेक्निक है, वो डीएनए को सेपरेट किन बेसिस पे करती है। अच्छा, यहाँ पर पहले ये बात देख लो कि किन बेसिस पे करती है सेपरेशन। सेपरेशन यहाँ पे किन बेसिस पे होता है, सेपरेशन होता है बेटा दो बेसिस पे। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन किन बेसिस पे होता है बेटा, टू बेसिस हैं। पहला आपका है साइज ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज है उन बेसिस पे होगा। अब आप जानते हैं कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है मेरे बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है आपका डीएनए इज व्हाट, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है डीएनए। किसकी वजह से होता है, कॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, फॉस्फेट अटैच्ड होता है शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से, और उससे आपके नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फेट जो है, इसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है आपका डीएनए। तो आप जानते हो दो बेसिस हैं, साइज और चार्ज, इन दो बेसिस पे आपका इनका सेपरेशन होगा। तो अब मैंने जब अगर बात की है सेपरेशन में कि चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं इलेक्ट्रोड का भी यूज़ करूँगी। तो एक बेटा यहाँ पर सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रोड लगा है और एक यहाँ इलेक्ट्रोड लगा है, दीज आर व्हाट, ये इलेक्ट्रोड लगाने की जो जगह है बेटा वो मैं लूँगी। अगर मैं इसको कैथोड लेती हूँ, कैथोड क्या होता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे इसको क्या एनोड लेना होगा, समझ में आ रहा है। एनोड क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ये क्या है आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब जहां मैं इलेक्ट्रोड क्या लगाऊंगी, एनोड, उसके इस साइड में, है ना, अपोजिट साइड टुवर्ड्स द कैथोड, यहाँ मैंने लगानी होती है एक कॉम्ब। अब ये कॉम्ब कैसी होती है, देखो यहाँ मैं लगाऊंगी कॉम्ब बेटा इस तरह से होती है। बच्चे कहेंगे ओहो मैम हमें पता है कॉम्ब ऐसी होती है, तो बेटा ये थोड़ी सी अलग है, ये वेल कॉम्ब है। कौन सी कॉम्ब है ये, दिस इज व्हाट दी वेल कॉम्ब। वेल आपके यहाँ पर हम लोग गड्ढे करने वाले हैं जेल में, तो उसके लिए मुझे ये कॉम्ब यूज़ की जाती है, मैं यूज़ करूँगी। क्या नाम है इसका, वेल कॉम्ब, ठीक है, इसका नाम वेल कॉम्ब है। समझ में आ रहा है। ये जो मैं जेल यूज़ कर रही हूँ बेटा, ठीक है, इसको, ये क्या है, कास्टिंग ट्रे है, इसके लिए मैं जो जेल यूज़ कर रही हूँ कास्ट करने के लिए या पोर करने के लिए, वो जेल मेरा बेटा किसका बना है, ये जो प्रोसेस है बेसिकली एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्या है बेटा, एगेरोस
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कोई जेल। तो ये मेरा जेल जो बना होता है बेटा, किसका बना होता है? एगरोज। एगरोज को मैं कहाँ से आपके आइसोलेट करती हूँ, कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। ये कहाँ से मिलता है मुझे? एगरोज। ये कोई मटेरियल है ना जिसे जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर ले रही हूँ बेटा मैं, वो कहाँ से ले रही हूँ? सीवीड से। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। और ये सीवीड को अगर मैं और बात करूँ, कौन से सीवीड हैं, तो बेटा मैं बोल दूंगी जेलिडियम। जेलिडियम सीवीड है या ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया, ये मेरे दो सीवीड्स हैं। जनरली हम इन्हीं सीवीड से एगरोस को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। एगरोस अगार अगार सुना ना आपने, जेली बनाते हैं तो यूज़ करते हैं घर में भी, जेली केक्स जो लोग बना जिलेटिन यूज़ करते हैं ना, अगार अगार भी यूज़ किया जाता है फॉर दिस जेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो आपका सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ, किसका? आपका एगरोस का यूज़ करूँगी। एगरोस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? सीवीड से। सीवीड कौन कौन से आपके? जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया, ये नाम आपको याद हो गए। ठीक है, ये जेल की बात हो गई। कास्टिंग ट्रे में हमने इसको करा है। अब देखो करा क्या जाता है, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं रब करूँगी। और कुछ तो नहीं रह गया यहाँ पर, हाँ बफर रह गए, बफर। ये जो मेरा कास्टिंग ट्रे, यहाँ तो बेटा जेल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है मेरा, ये मेरा एरिया जो है ये वाला, इसमें और पूरे में मैं डालूंगी बेटा बफर। बफर यूज़ किया जाता है। अब देखो, जो बफर यहाँ यूज़ करेंगे हम, उसमें उसी बफर में एगरोस को भी मेल्ट करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी क्या इस यूनिट के लिए, इस टेक्निक के लिए? डीएनए की बात नहीं है अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले मैं एगरोस जेल बनाऊंगी। ठीक है, उसके लिए मैं लूँगी आपके बीकर में एगरोस लूँगी। उसकी परसेंटेज डिपेंड करती है बेटा कि कौन से फ्रेगमेंट्स आपको, बहुत पतले पतले फ्रेगमेंट्स आपको अलग करने हैं। मतलब आप जानते हैं कि आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बहुत छोटे हैं, तो आप एगरोस की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, है ना, अप टू 2% तक भी हम रख लेते हैं एगरोस की परसेंट अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, जिससे कि आपके जो पोर हैं, उनके जो आपके सीव लाइक जो फॉर्मेशन होने वाली है एगरोस में, वो बहुत बारीक हो जाएगी, जिससे हमारे फ्रेगमेंट जो हैं हमें बहुत छोटे फ्रेगमेंट, थिन फ्रेगमेंट्स भी दिखेंगे। तो वो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है आपके जो सैंपल है उस पर। तो एगरोस लूँगी मैं। इस एगरोस को जो ये बफर यूज़ कर रही हूँ, इसी बफर में मेरे को इसको मेल्ट करना है या फिर आपको मिलाना है। मिलाने के बाद मैं ऑटोक्लेव में रख कर उसको गर्म करूँगी। मुझे उबालना नहीं है, मुझे पूरा इतना गर्म करना है जिससे कि एगरोस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं आपके बफर में। उसके बाद बाहर निकालने के बाद, ये देखो टेक्निक आपकी है नहीं एनसीईआरटी में, आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ऐसे क्या होता है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, बस गौर से सुन लीजिए। अब मैंने उसको बाहर निकाला। ठीक है, अब वो जो मेरा सॉल्यूशन है उसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठीक है, सॉल्यूशन को ठंडा होने दूंगी। तो मैंने इस टेक्निक में बेटा क्या किया, पहले बफर लिया, बफर में ऐड किया आपका क्या, एगरोस। एगरोस को ऐड किया और इसको क्या करा, वार्म किया या फिर आपके हीट किया until it dissolve, heat until it dissolves completely, dissolves कंप्लीटली। एगरोस मेरा बफर में डिजोल्व हो जाए, मैं तब तक उसको क्या करूँगी, मेल्ट करूँगी। लेकिन मैं उसको बॉयल नहीं होने दूंगी, बाहर नहीं निकलने दूंगी, है ना। तो जनरली जैसे ना टिप होती है, क्या करते हैं ना, माइक्रोवेव में रखते हैं, फिर थोड़ा सा निकाल के फिर उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, स्टायर कर लेते हैं, फिर रख देते हैं। जिससे क्या होता है, उसको टेम्परेचर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बॉयल नहीं करता या बाहर नहीं निकल जाता है ना, बॉयल आउट नहीं कर जाता। तो ये करने के बाद में इसको मैं करूँगी लेट इट कूल डाउन। कूल डाउन कितना, करीब 50 टू 40 डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक मैं उसको ठंडा होने रखूँगी। काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो उतना गर्म हमें रखना है, गुनगुना रखना है, जिससे कि मैं उसको पकड़ सकूँ। जो ग्लास मेरा बीकर होगा या फ्लास्क होगा, मैं उसको पकड़ सकूँ, इतना ना हो कि मेरा हाथ जल जाए। उसके बाद में हमने तुरंत ही क्या कर देना है, ऐड कर देना है बेटा इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम
ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है आपका? इथिडियम ब्रोमाइड बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट सा केमिकल है। मैंने किस में ऐड किया है? इस जेल में, है ना, जो मैं यहाँ पर जेल जमाने वाली हूँ इसमें। अब इसमें मैंने इथिडियम ब्रोमाइड, ये क्या करता है, ये डीएनए के साथ में विद डीएनए, इथिडियम ब्रोमाइड विद डीएनए गिव्स ऑरेंज कलर बैंड्स, ऑरेंज कलर बैंड्स अंडर यूवी रेडिएशन, समझ रहे हो? यूवी रेडिएशन में आपको डीएनए कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर मेरे बैंड्स हैं? उसके लिए एज ए स्टेनिंग के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया? इथिडियम ब्रोमाइड का। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ में ऑरेंज कलर के बैंड्स देखता है। ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, नॉर्मली आप देखोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप जब यूवी लाइट में रखेंगे आप, ठीक है, यूवी लाइट में जब देखते हैं, इल्यूमिनेटर होता है, यूवी इल्यूमिनेटर आपका होता है जिसके ऊपर से आपके प्रोटेक्शन के साथ में नीचे चल रहा होता है सब कुछ काम, आप ऊपर से देख सकते हो। ऐसे आंखों पर असर नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ऑरेंज बैंड्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये ऑरेंज बैंड जहाँ जहाँ नजर आएंगे वहाँ डीएनए आपका होगा। तो इसीलिए मैंने इथिडियम ब्रोमाइड को यहाँ पर ऐड किया जेल में अपने, ठीक है। अभी तक डीएनए नहीं ऐड किया गया है, ठीक है, डीएनए अभी तक ऐड नहीं किया गया है। मैंने क्या करा, इथिडियम ब्रोमाइड ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, ये बेटा होता है म्यूटाजेनिक, मतलब म्यूटेशन करा सकता है आपके अंदर। तो बड़ा खतरनाक सा है इथिडियम ब्रोमाइड, स्किन कैंसर हो सकता है इससे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा संभल के हमें काम करना होता है। यू नीड टू जस्ट बी मोर प्रोटेक्टिव वाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ केमिकल, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस केमिकल को यूज़ करने के टाइम पर अपने ग्लव्स यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार लग गया तो हो गया, आपको एक्सपोजर से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इट इज़ व्हाट अ माइटोजेनिक, आपको म्यूटाजेनिक, ये क्या होता है? म्यूटाजेनिक, समझ में आया ये चीज़, ठीक है। ये तो हो गई साइड की बात, यहाँ तक काम हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस कास्टिंग ट्रे में इसको पोर करूँगी। अब हमें जमाना तो आपको क्या है, आपको जेल ही है ना, तो मैं इसमें इसको क्या करूँगी, इसको पोर करूँगी, इसको ज़्यादा ठंडा होने से पहले। क्यों? क्योंकि ये जम जाएगा वरना फ्लास्क में, है ना, जेल तो बन जाएगा। तो मैंने इसमें क्या करना है, पोर करना है अपना जेल जो मैंने यहाँ पर बनाया है। जेल जब मैं पोर करूँगी बेटा, अभी कॉम्ब नहीं लगी है, ठीक है, मैंने क्या करा है, अभी मैं जेल को पोर कर रही हूँ। और इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बबल्स ना बन जाए। बबल्स बनने से क्या होगा ना, आपके जो पोर्स या आपके सीव्स बन रहे हैं या ट्यूब्स, आप मान लीजिए ट्यूब्स बन रही हैं जिसमें मूव करेगी आपकी क्या, डीएनए मूव करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो हमें बबल्स नहीं बनने देना है, हमें इस तरह से पोर करना है अपना जेल जिसमें बबल्स ना बने। अगर बन गए तो माइक्रोपिपेट की टिप से हमें इसको क्या करना है, फोड़ देना है ताकि इसमें बबल्स रहे ना। अब जब हम इसमें क्या कर देंगे, जेल डाल देंगे बेटा, जेल डाल देंगे हम क्या कर देंगे, जेल को एगरोज जेल, कौन सा जेल लिया है हमने, एगरोज जेल, इसको हमने इसमें क्या कर दिया, पोर कर दिया। तो हम उसके बाद हम इसको ठंडा होने छोड़ देंगे। अब ठंडा होने के लिए अगर आपने फ्रिज का यूज़ किया है तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, उससे 10 मिनट में भी आपका क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो आपको 20 to 30 मिनट से 25 to 30 मिनट्स तक लग जाएंगे। वेट करेंगे आप इसको पूरी तरह से सॉलिडिफाई होने के लिए। पूरा तरह से जेल जब जम जाएगा तब आप क्या करेंगे, जमने से पहले, रुको क्या बोल रही हूँ मैं भी, ठीक है, आपने पोर करा, उसके बाद आप कॉम्ब लगाएंगे गीले में ही, जमने से पहले। क्यों लगाएंगे बेटा, हमें क्योंकि चाहिए, हमें वेल्स चाहिए। ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना। हमने क्या करा, इस कॉम्ब को बड़े हिसाब से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जगह होती है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी आंखें बंद करके लगाना है, आपके स्पेस होगा, क्योंकि ये पूरी ऐसी नहीं है ट्रे आपने घर में उठा के लेकर और कर दिया आपने शुरू। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट आती है, डिफरेंट प्लास्टिक का पूरे ट्रे जैसी होती है, तो यहाँ प्लेस होता है कॉम्ब के लिए। तो ये जब प्लेस करेंगे आप, उसके बाद इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे आप। यहाँ तक समझ में आया क्या करा हमने, एग्रोज जेल बनाया, जेल में हमने बफर से मिक्स करा एग्रोज को, और उसमें इथिडियम ब्रोमाइड, ठंडा करने के बाद में उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, ठंडा मतलब गुनगुना जब था तब। उसके बाद हमने इसमें पोर करा, किसमें, कास्टिंग ट्रे में, और कॉम्ब लगा दी और उसको छोड़ दिया।
ठीक है। फ्रिज में रख रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए, और बाहर रख रहे हैं तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, जिससे ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाए। अब पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो गया, किसी किसी में कास्टिंग ट्रे अलग है, ठीक है, उसमें आपको जेल को उठा के यहाँ प्लेस करना होता है फिर, और किसी किसी में इसी में आपका प्लेस्ड होती है, ठीक है। अब सपोज मैंने प्लेस्ड ही रखा है, अब मैं क्या करूँगी, मैं जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस कॉम्ब को बेटा यहाँ से रिमूव कर लूँगी, कॉम्ब को रिमूव करूँगी मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कॉम्ब को मैंने कर लिया रिमूव आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, आफ्टर फुल सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या मेरे क्या है, इस तरीके से वेल्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़? अब इन गड्ढों में मैं क्या करूँगी, बाकी तरफ जेल है और यहाँ पर क्या है, आपके होल हैं सपोज, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के। अब हमने क्या करना है, इस पूरे में बफर डाल देना है, और बफर में भी हमने क्या ऐड करना है बेटा, थोड़ा सा इथेरियम ब्रोमाइड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें बफर डाल दूंगी, इलेक्ट्रोड लगाऊंगी, और उसके बाद में इलेक्ट्रोड से जो मेरी पावर मेरे पास जो भी बॉक्स होगा उसको मैं ऑन कर दूंगी, जिससे इन दोनों में क्या होगा, यहाँ से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड या आपके यहाँ पे चार्जेस क्या है मूव करने लगेंगे। अब मुझे बताइए क्या होगा, एनोड की तरफ जाएंगे, मैंने गलत बना दिया बेटा, ये नेगेटिवली होता है, पॉजिटिव बोल के पॉजिटिव बनाया नहीं, वही मैं देख रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो मेरा क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड्स, ठीक है, जितने नेगेटिवली हैं चार्ज वो मॉलिक्यूल्स आपके एनोड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे रन करने के लिए। अरे यार मैं बार बार भूल जा रही हूँ, अभी तो हमने डीएनए सैंपल ही नहीं डाला, देखो बड़ा हौच पौच हो जा रही है। शुरू से मैंने जेल बनाया, जेल डाला, हम लोग यहाँ पर कॉम लगाकर वेल्स बना चुके हैं, ठीक है। इसको लगाने से पहले है ना, बफर डालने के बाद, बफर जब हम ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, डीएनए सैंपल को इसमें लोड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन वेल्स में डीएनए सैंपल्स को लोड करेंगे। लेकिन डीएनए सैंपल जो होगा मेरा, डीएनए जो सैंपल होगा बेटा, वो मैं ऐसे ही लोड नहीं करूँगी। डीएनए सैंपल को पहले मैं ऐड करूँगी उसमें लोडिंग डाई, उसमें क्या करूँगी, लोडिंग डाई को ऐड करूंगी। अब ये लोडिंग डाई क्यों ऐड कर रही हूँ, लोड करने से पहले लोडिंग डाई को क्यों ऐड कर रही हूँ, डीएनए सैंपल मेरा पुद्दा सा तो सैंपल है, कलरलेस है, आपको दिखेगा ही नहीं, रन करेगा तो आप कब तक रन कराओगे, सिर्फ देख कर कैसे यार, बस 10 मिनट तक रन करना है, नहीं हम देख भी लेते हैं, कई बार टाइम भूल जाते हैं ना, नहीं नोट डाउन करते, तो हमें कैसे पता चलेगा डीएनए मेरा कितना रन कर गया। इथेरियम ब्रोमाइड तो तभी दिखेगा जब हम यूवी लाइट में देखेंगे, आप बार बार निकाल के कोई ना यूवी लाइट में देखेंगे आप। तो हमने क्या करा, लोडिंग डाई को ऐड कर दिया, जिससे कि आप हमारे डीएनए सैंपल को कलर मिल गया, जो सैंपल मैं लोड करने वाली हूँ उसे कलर मिल गया, ठीक है। अब लोडिंग डाई को ऐड करने के बाद डीएनए सैंपल को यहाँ पे मैं लोड कर दूंगी, इन सारे सैंपल्स में, इन सारे वेल्स में, ठीक है। ये क्या है, मेरे वेल्स हैं, इसमें मैंने रेड कलर का डीएनए सैंपल लोड कर दिया। अब मैं लोड किससे करती हूँ बेटा, माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट क्या होती है, देखो अगर मैं तुमसे कहूँ 1 माइक्रोलीटर आपको निकालो कुछ भी चीज़, इसमें से अलग कर दो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए ना पिपेट्स आती हैं, इतनी बड़ी सी है ना, इतनी बड़ी आती है, उनमें आगे आपके क्या होता है ना, आप उसको प्रेस करते हो, उसमें सेट करते हैं आप जितना मेजरमेंट आपको चाहिए, और उसके बाद में उसको जब आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो उतना ही मटेरियल आपका उस पिपेट में आएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो बहुत छोटे सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए बनाई गई है माइक्रो पिपेट, माइक्रो वर्ड इसीलिए है। तो माइक्रो पिपेट का यूज़ करके हमने इसमें क्या करना होता है, लोड करना होता है डीएनए सैंपल अलॉन्ग विद लोडिंग डाई, जिससे कि जब रन करे तो मेरा समझ में आ जाए कि कहाँ तक पहुँचा है डीएनए। अब मैंने क्या करा, एनोड को कैथोड लगाने के बाद ये जो आपका स्विच ऑन है पावर का, ऑन कर दिया और इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब मेरा जो डीएनए है मेरा, वो मेरा क्या होगा, मूव करेगा। सो रब करके थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अब, है ना, यहाँ पर क्या करा मैंने बेटा, कास्टिंग ट्रे बनाती हूँ मैं अब सिर्फ, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी बनी है। यहाँ पर मेरे वेल्स थे, ठीक है, ये मेरे क्या थे बेटा, वेल्स थे। इनमें मैंने क्या कर दिया था, अपना डीएनए लोड कर दिया था। लोड करने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रोड थे हमारे, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव, कैथोड यहाँ एनोड, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरा डीएनए नेगेटिव है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा चार्ज, तो मेरा डीएनए इधर मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड आपकी इससे बन रही है। तो मेरा जो फर्स्ट लेन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
4 लेन है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। उसमें हमने क्या करा, ये जब रन करा बेटा तो ये वेल छोड़ देगा, अंदर ही अंदर मूव करेगा, तो यहाँ पर बड़ी मोटा सा एक बैंड आया है, ठीक है, वो जो रेड कलर दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग डाई को ठीक से मिक्स नहीं करते, और कई बार सिर्फ लोडिंग डाई हमारी अपलोड हो जाती है, डीएनए वहीं रह जाता है आपके, है ना। तो आपका क्या होता है, उसमें भी कंडीशन में बस खाली दिखाई दे रहा होता है, पर जब आप यूवी इल्यूमिनेटर के अंदर देखते हैं तो कोई बैंड नज़र नहीं आता। ऑरेंज वाला ये मेन है, ऑरेंज कलर बैंड दिखेगा तभी आप समझ जाएंगे कि डीएनए है वहाँ पर। एनसीईआरटी में ऐसे मोटा सा बैंड दे रखा है फर्स्ट लेन में। उसके बाद बेटा ये भी मूव करेगा, है ना, तो आपके डिफरेंट बैंड्स आएंगे इधर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे करके बैंड आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड वाला, ये भी आपके मूव करेगा, ये वेल छोड़ देगा, यहाँ मूव करेगा, तो इसमें जो भी स्ट्रैंड्स थे बेटा वो मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे करके सपोज, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है, उसमें भी बेटा मूवमेंट होगा, ठीक है। उसमें जितने भी लोड जो डीएनए है मेरा, उसमें जितने भी इस फ्रेगमेंट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज और चार्ज वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लास्ट में 2 ऐसे पतली पतली सी 2 स्टैंड्स भी दे रखे हैं, है ना। तो इस तरीके का आपका डायग्राम कुछ दे रखा है जो एनसीईआरटी बुक में है। तो वो यही है, ये जो जेल था मेरा, उसमें मैंने वेल्स कैसे बनाई थी वो हम बात कर चुके हैं। ये जब इलेक्ट्रोडिया में हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए था मेरा मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जनरेट कर रखी है यहाँ पर, ठीक है, और डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज है। अब ये डायग्राम क्या बताता है आपको, जो ये फर्स्ट लेन है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट आपका टूटा ही नहीं, ठीक है। ये क्या बता रहा है, अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड डीएनए है, अनडाइजेस्टेड डीएनए। इसका मतलब क्या है बेटा, जब आरई से ट्रीटमेंट कराया तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर ये टूटा नहीं, ये जो भी हमने सैंपल लिया था उसमें डीएनए अनडाइजेस्टेड है, एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया है। आरई क्या कर रहा है, एंजाइम डाइजेशन तो करते हैं, तो ये अनडाइजेस्टेड हो गया। और बाकी आपके 2, 3, 4 लेन्स, इनमें क्या है, आपके तीनों में डाइजेस्टेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सबसे थिनेस्ट है, ये दोनों क्या है बेटा, थिनेस्ट। थिनेस्ट का मतलब है थिन बैंड्स हैं, ये थिन बैंड्स हैं। ये आपको क्या बता रहे हैं, थिन बैंड क्या बताएंगे, थिन बैंड क्या बताएंगे, जितने थिन बैंड्स होंगे मतलब कि स्ट्रैंड उतना ही छोटा होगा और उतना ही जल्दी रन करेगा। देखो छोटी चीज़ जल्दी भागेगी ना, उसके लिए क्या है, बड़ी चीज़ जो होगी वो हल्के हल्के जाएगी। साइज़ पे डिपेंड करता है ना इसका सेपरेशन, पहले बात की थी। तो साइज़ जिसका जितना बड़ा होगा वो उतना ही देर से मूव करेगा, और जितना छोटा होगा वो उतने तेज़ी से मूव करेगा। तो सबसे लास्ट में जो फ्रेगमेंट होंगे वो थिन होंगे। जो लास्ट फ्रेगमेंट्स होंगे, जो बेटा लास्ट फ्रेगमेंट्स होंगे, लास्ट बैंड्स होंगे किसमें, जेल में, वो क्या होंगे बेटा, थिनेस्ट होंगे, और जो कि रिप्रेजेंट करेंगे आपके शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, शॉर्टेस्ट फ्रेगमेंट है। जो ये लास्ट वाला है, जो सबसे पहला होगा, है ना, जब पूरा बैंड देखेंगे जो आपने मूव नहीं किया है, ये क्या होगा बेटा, आपका लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट होगा ऑफ डीएनए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैम, सेपरेट तो मैंने कर लिए फ्रैगमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज और चार्ज की वजह से इस टेक्निक का यूज़ कर पाया मैं, और साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने सेपरेट कर लिया अपना डीएनए। अब क्या, मुझे कैसे पता चलेगा यही डीएनए मेरा आपका क्या है, डिज़ायर्ड डीएनए है? तो बेटा उसके लिए ना स्टैंडर्ड्स आते हैं। दूसरा चीज़, हम वेल्स में क्या करते हैं, फर्स्ट वेल में आपके मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग अपने डीएनए पहले ही लोड कर देते हैं, जिससे कि मेरा स्टैंडर्ड बन जाए। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले वहाँ तक जाने से पहले इसको आप देखोगे कैसे कि मेरा डीएनए रन कर गया है। इसको मैं उठाऊंगी जेल को विद ग्लव्स, क्योंकि इथेरियम ब्रोमाइड है, और उसको मैं जेल डॉक में रखती हूँ। सबसे पहले मैं यूवी इल्यूमिनेटर में जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि बैंड्स आ गए हैं, है ना, ऑरेंज बैंड्स दिखे, तभी मैं आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगी। मैंने देख लिया कि ऑरेंज बैंड्स मुझे दिखाई दे रही है, जो मैंने रेड बनाए हैं, सपोज ये ऑरेंज है। उसके बाद मैं इसे उठाऊंगी और जाके मैं जेल डॉक में रखूंगी। जेल डॉक कनेक्टेड होता है आपके पीसी से, तो जो जेल डॉक में आप जेल रखते हो उसकी इमेज यहाँ आ जाती है।
ठीक है, स्क्रीन पे आप इमेज देखते हैं, उसको आप किससे कंपेयर करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड से। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टैंडर्ड इस पोजीशन पे इतने मिनट तक अगर जेल रन कराया है मेरा, तो इस पोजीशन तक आया होगा। वो जो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर रन कराया था फर्स्ट वेल में, उससे मैं कंपेयर कर लूँगी। जैसे मुझे पता था कि मेरा जो जीन है वो इस पोजीशन पे कहीं आया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला वेल मैंने सपोज स्टैंडर्ड को लोड किया था, अपने स्टैंडर्ड सैंपल को लोड किया था, तो उसके सेम पोजीशन पे इन तीनों वेल्स में कहीं पर भी अगर सेम पोजीशन पे आपका ये वाला बैंड आ जाएगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि यही वाला मेरा डिज़ायर्ड DNA है जिसको मैंने यूज़ किया है, या फिर जिसको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवाया है, यही मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद क्या, चलो मैंने पहचान लिया। अब बेटा मुझे इस पोर्शन को निकालना भी होगा बाहर, है ना। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं इसको सेपरेट करूँगी जेल से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस बैंड या DNA फ्रॉम द जेल। तो मैं क्या करूँगी, इसको देखने के बाद इतने से पीस को कट कर लूँगी। जेल के पीस को कट कर लिया, मुझे पता है इसी जेल के पीस में बैंड है, मतलब DNA भी यहीं पर है। इस पीस को कट करने के बाद इसमें से DNA एक्सट्रैक्शन करूंगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इल्यूशन। क्या कहते हैं, इल्यूशन। तो क्या मेरा DNA मुझे मिल गया, उस मैं जेल से अलग हटा लूंगी तो मेरे पास DNA का सैंपल आ गया, जो कि मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद में, ट्रीट कराने के बाद में आपके क्या किया है, सेपरेट किया है। आई होप समझ में आई हो ये प्रोसेस। ज़्यादा हौश पौश तो नहीं मची, थोड़ा सा मैंने ही कर दिया है ना। एक थोड़ा सा रिकैप, स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, मुझे चाहिए था इलेक्ट्रोफॉरेसिस, मैंने जो एंडोन्यूक्लियस से कट किया है DNA, मुझे वो फ्रेगमेंट चाहिए, ठीक है। उस फ्रेगमेंट को मुझे अलग करना है, पूरा सैंपल है मेरे पास DNA का। अब मैं क्या करूँगी, इस सैंपल को मैं यूज़ करूँगी कि एक टेक्निक यूज़ करूँगी जिससे ये फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएं, क्योंकि कट चुके हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे इस सैंपल में। अब उनको अलग करने के लिए मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करती हूँ, जिसका नाम है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम लोग एगरोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एगरोज आपका सीवीड्स जो आपकी घास फूस होती है समुद्र में, उससे आपके बनता है, जिसमें कि आपके जेलेडियम आपकी सीवीड होती है, उससे आपका एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है ग्रेसिलेरिया, क्या नाम बताया मैंने, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, इन दोनों सीवीड से हम एगरोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं हम, इस एगरोज को यूज़ करते हैं हम किसमें, इस प्रोसेस में जिसमें कि हमने बफर से मिलाकर किसी सॉल्यूशन में मिलाएंगे ना, हमने सेम बफर यूज़ करना है। एक बात और, जो हमने जिसको जेल बनाने के लिए यूज़ किया है और जिसको हम एज ए बफर ऐसे लिक्विड डालेंगे ट्रे में, वो दोनों में ही सेम बफर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दोनों उस बफर लिया, उसमें एगरोज डाला, मिक्स किया, मिक्स ऐसे होगा नहीं, तो उसके लिए मुझे हीट करना होगा। हीट करूँगी क्योंकि उबल जाता है, तो मैं हल्के हल्के हीट करूँगी, स्टार करूँगी, हीट। अब जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए, मैं देखूंगी अगर मेरा उसमें एगरोज के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, मतलब वो डिज़ोल्व हो गया, बस खत्म बात, बाहर निकाल लेंगे हम। बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठंडा हो गया, अब उसमें मैं इथीडियम ब्रोमाइड की ड्रॉप्स डाल दूंगी, ठीक है, जो अमाउंट हमारा मेंशन होगा, जो हमारे सैंपल को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जो भी हम यूनिट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। अब मैंने इथीडियम ब्रोमाइड यूज़ कर लिया है। इथीडियम ब्रोमाइड क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि DNA के साथ में अटैच होके ये ऑरेंज बैंड्स देता है, ऑरेंज बैंड्स देगा अंडर UV रेडिएशन। ऐसे नहीं दिखेगा, जब आप UV इल्यूमिनेटर में देखेंगे, UV लाइट पड़ेगी, तब ये DNA चमकेगा ऑरेंज बैंड्स में, क्योंकि हमने इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया है। इथीडियम ब्रोमाइड हमारा म्यूटेजेनिक होती है, म्यूटेशन कॉज कर देता है, थोड़ा बच के आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या करा, इस जेल को ट्रे में, कास्टिंग ट्रे में पोर किया। पोर करने के बाद में उसमें क्या करूँगी मैं, क्या ख्याल रखना है मुझे कि ड्रॉप्स आपके बबल्स ना आ जाएं, ठीक है। अगर आ जाएंगे तो माइक्रोपिपेट की टिप से हम तोड़ देंगे। उसके बाद मैं कॉम्ब लगा दूंगी एक साइड में, ठीक है। अब उसको मैं रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूंगी सेटल डाउन होने के लिए, या फ्रिज में रख दूंगी सेटल डाउन या सॉलिडिफाई होने के लिए कम्प्लीटली। जब मेरा जम जाएगा जेल तो मैं कॉम्ब निकाल के अलग कर दूंगी, और जो कॉम्ब की वजह से मेरे वेल्स जनरेट हुए हैं, गड्ढे जनरेट हुए हैं, वो जनरेट हो जाएंगे मेरे DNA सैंपल को लोड करने के लिए। अब इस जेल को मैं रख दूंगी अपने किसमें, ट्रे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में, ठीक है। उसमें रखने के बाद में मैं क्या करूँगी, आपके पूरी तरफ से आपके बफर ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी, बफर मिला दूंगी उसमें, बफर जो लिक्विड है ना वो पूरा ऐड कर दूंगी, जिससे कि ऊपर तक आ जाए आपके, इस जेल को ढक जाएगा पूरा, है ना।
तो इतना मैं बफर ऐड कर दूंगी। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने अपने डीएनए सैंपल को, डीएनए सैंपल में, अच्छा यहाँ से मिटा दिया, डीएनए सैंपल में लोडिंग डाई मिक्स करूंगी जिससे कि मुझे ये बैंड्स नजर आ जाए नेकेड आई से, बिना इल्यूमिनेटर के, ठीक है। सिर्फ खाली सैंपल को कलर कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। उस सैंपल में हमने डाला क्या, आपका लोडिंग डाई, और उसको मैंने माइक्रोपिपेट की हेल्प से यहाँ पर लोड कर दिया, लोड किया हमने, और उसको रन कराने के लिए हमने इलेक्ट्रोड को यहाँ पे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी। जिस साइड में वेल्स हैं, वेल्स हमको रखने हैं कैथोड की साइड में, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट आपका कहाँ होगा, क्योंकि डीएनए जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारा एनोड है, एनोड मैं दूसरी साइड रखूंगी, और वेल्स को मैं किस साइड रखूंगी बेटा, कैथोड की साइड में, जिससे कि मूवमेंट ऐसे हो। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोड्स को पावर से ऑन करने के बाद छोड़ दूंगी इसे। आपका डीएनए मूव करेगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड भी लोड करेंगे, उसके बेसिस से हमें पता चल जाएगा कौन सा हमारा डिजायर्ड जीन है। उस पीस को मैं इल्यूमिनेटर में देखूंगी, डीएनए जेल डॉक में देखूंगी, कंफर्म कर लूँगी कि यहाँ जेल का इसी पार्ट में मेरा डिज़ायर्ड जीन है। उसको कट करूँगी मैं, ब्लेड से कट कर लूँगी जेल को, छोटा सा पीस ही होगा, उसको लेकर आऊँगी मैं और उसको क्या करूँगी, इल्यूशन करूँगी, जिस प्रोसेस में हमने जेल से अलग कर लेना है अपना डीएनए फ्रेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गई हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करनी है हमने, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बेटा, मैंने डीएनए कट किया और डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि इस सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को मैं जोड़ूंगी कैसे, ठीक है। और ये जोड़ने के लिए जो कट सेगमेंट्स हैं, जो मैंने 3 एंजाइम्स या 4 एंजाइम्स अभी रह गए, 4 नहीं 5 है ना, उनकी बात हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उसको जोड़ूंगी कैसे, और अगर जोड़ने के लिए जगह नहीं है तो मैं जगह जनरेट कैसे करूँगी। इन सब की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो आपके। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने कंप्लीट करा, और सेकेंड हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने सेपरेट कर लिया अपने फ्रेगमेंट्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज, ठीक है, या कमेंट तो कर दीजिएगा, जिसको हम इन्वॉल्व कर सकूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।